सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे विभवमापी के बारे में और विभवमापी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम विभवमापी का जो सिद्धांत होता है बेटा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम कह सकते हैं इसका जो सिद्धांत है यह आधारित है व्हीटस्टोन सेतु पर। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, पर आधारित है, आधारित, ठीक है, कोई समस्या? चलिए अब बात करेंगे कि इसका कार्य क्या है। तो इसका जो कार्य है बेटा, कार्य, तो इसके कार्य के बारे में जब बात करेंगे, विभवमापी का कार्य, तो इसके कार्य के बारे में भी बात करेंगे। तो विभवमापी का कार्य जो है क्या क्या है बेटा? विभवमापी से हम सबसे पहले सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, क्लियर है? उसके बाद जो इसका दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा कार्य क्या है कि किसी प्राथमिक सेल का, किसी प्राथमिक सेल का, किसी प्राथमिक सेल का कौन सा प्रतिरोध बेटा? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्लियर है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कह सकते हैं कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य क्या है इसका? इसका किस लिए किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि दो सेल हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास दो सेल हैं, एक सेल की जो विद्युत वाहक बल है वो E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। तो आप विभवमापी के थ्रू बता सकते हैं कि E1 ज्यादा होगा या E2, मतलब इनके विद्युत वाहक बलों में क्या कर सकते हैं बेटा? ये E1 और E2 विद्युत वाहक बल हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं, मतलब ये बता सकते हैं कि E1 अधिक है या E2। दूसरा ये है कि किसी प्राथमिक सेल का, बेटा हर एक सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो किसी भी सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं किससे? विभवमापी से। क्लियर बात है ना? चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके संरचना के बारे में, इसकी संरचना, इसकी संरचना। तो संरचना में क्या है ना बेटा कि सबसे पहले संरचना को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसमें एक 10 मीटर का तार लेंगे, कुछ इस प्रकार से किसी लकड़ी के फ्रेम में ये कसा होगा। कितना? 10 मीटर तार होगा बेटा। कितने मीटर? 10 मीटर। ये हो गया 10 मीटर तार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीटर तार हो गया। अब देखो क्या है ना बेटा कि यहाँ पर 10 मीटर ये तार हो गया और इस तार का संपर्क एक प्राथमिक सर्किट से कर देंगे। किस सर्किट से बेटा? प्राथमिक सर्किट से, प्राथमिक सर्किट से। यहां पर एक की लगी होगी और यहां पर एक की लगी होगी और इसके साथ एक धारा नियंत्रक लगा होगा। क्या लगा होगा? धारा नियंत्रक। ठीक है ना? इस प्रकार की एक संरचना होती है। अब क्या है ना बेटा कि यहां पर ध्यान रखिए कि अगर ये जो तार होता है बेटा
वो कितने मीटर होता है? 10 मीटर, अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर है और ये किसी लकड़ी के फ्रेम पे कसा होता है। इसमें इस सर्किट को हम प्राथमिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ। यह जो प्राथमिक परिपथ है बेटा, हमेशा इसमें फिक्स रहता है, इसको हम बार बार बदलते नहीं है। बाकी अब आवश्यकता अनुसार परिपथ आप बदल सकते हैं। क्लियर है? कोई समस्या? ठीक है ना बेटा? तो ये हो गई इसकी संरचना। ये 10 मीटर लंबा तार होता है जो किसी लकड़ी के फ्रेम पर कसा होता है। इसमें एक प्राथमिक सर्किट लगा होता है और यह सर्किट हमेशा इसमें फिक्स रहता है, इसको हम बार बार बदलते नहीं। क्लियर बात है ना? अब मान लेते हैं कि इसमें सबसे पहले सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हम करते हैं, तो कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम यहीं से हम एक सर्किट निकालेंगे और इस सर्किट में दो सेलों को कुछ इस प्रकार से, प्लस है ना, ठीक है, प्लस, और ये आपका आंतरिक प्रतिरोध साथ में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर एक द्विसर्पी कुंजी लगा देते हैं बेटा, द्विसर्पी कुंजी लगा देते हैं। इसका संपर्क एक यहां से होता है, एक यहां से। इससे हम एक धारा मापी और फिर इससे हम जॉकी लगा देते हैं। यानी फर्स्ट डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ इसके लिए। क्लियर बात है ना? दूसरा क्या है कि चलिए पहले एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, है ना? तो सर्वप्रथम क्या है कि जैसे, तो इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। इस संरचना में क्या है कि एक 10 मीटर लंबा तार होता है और प्रत्येक फिरा 1-1 मीटर का होता है। इसमें एक प्राथमिक सर्किट लगा दिया जाता है जिसमें एक धारा नियंत्रक लगता है जो धारा को नियंत्रित करता है। यहाँ पर की लगी होती है, यहाँ पर बैटरी लगी होती है जो हमेशा फिक्स रहती है। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो की को निकाल देंगे और आवश्यकता है तो की को लगा देंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ से जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है बेटा, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले को हम प्रूव कर रहे हैं पहले। तो क्या करेंगे कि यहां से एक तार लेंगे और इस तार में दोनों सेलों को हम लगा देंगे। इसका हम विद्युत वाहक बल मान लेंगे E1 और इसका विद्युत वाहक बल E2। यहाँ पर द्विसर्पी कुंजी लगी होती है। ये द्विसर्पी कुंजी मतलब यहाँ पर एक पेज कसा होता है, एक पेज यहाँ पे कसा होता है, बीच में एक होता है। बीच से हम एक क्या धारामापी यानी जिसमें विक्षेप देखते हैं और उसके साथ हम जॉकी को लगा देते हैं। क्लियर बात है ना? अब सबसे पहले जब तक इसमें हम इसको जोड़ेंगे नहीं तब तक कोई भी सेल धारा इसमें प्रवाहित नहीं करेगा। क्लियर बात है? कोई दिक्कत है? चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जैसे K1 लगाएंगे, इसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कि ये K1 है बेटा, इसको मान लो K1 है ना। K1 कुंजी K1 प्राथमिक सर्किट में यानी प्राथमिक परिपथ में लगाने पर विभव मापी में धारा प्रवाहित होगी। क्लियर बात है? समझाने के लिए मैंने लिख दिया। जैसे केवल लगाएंगे इसके प्राथमिक के कारण इसमें धारा प्रवाहित हुई। ये जो परिपथ है बेटा, ये परिपथ, इसको हम द्वितीयक परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? द्वितीयक परिपथ। इसको हम आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए देखिए, अब क्या करेंगे? जैसे हमने यहां पर की लगाई, मतलब
तो के कौन सा सेल प्रयोग में आएगा बेटा, E1 प्रयोग में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुंजी K2 मान लो और यहाँ पर K3 मान लो। क्लियर है ना, इसमें K3 लगाएंगे, इसमें K2। तो जैसे K2 लगाएंगे, K2 लगाएंगे, ठीक है, किस सर्किट में बेटा, द्वितीयक सर्किट में। किसमें, द्वितीयक परिपथ में, द्वितीयक परिपथ में, परिपथ में। जैसे K2 लगाएंगे ना, तो क्या होगा कि इसमें धारा जाना प्रारंभ हो जाएगी और फिर पेन के आकार की जो की होती है बेटा, इस पर तार लपेट कर ऐसे बना लेते हैं और फिर हम इस पर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हम रखते हैं और एक पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं। ये एक पॉइंट P है जहां पर आपका विक्षेप क्या हुआ है, शून्य है। तो विक्षेप कहां पर शून्य हुआ है, P पर। तो हम कह सकते हैं कि जॉकी को स्थान पे रखने पर, जॉकी को इस पे, जॉकी को बिंदु P पर रखने से इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। मतलब ये कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। यहां पे बात समझिएगा, क्लियर बात है, ठीक। पहला हम अनुप्रयोग इसका कर रहे हैं। तो जब कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर होगा। लेकिन अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब विभवांतर नहीं होगा। मतलब ये कि ये जो E1 है और जो P पर विभव है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसीलिए ना तो E1 का जो विभव है वो कह सकते हैं, जो धारा है वो P पर जा रही है, ना P से धारा E1 की ओर आ रही है। क्लियर है ना। मतलब ये कि जो यहाँ पर P पर जो विभव था वो किसके कारण था बेटा, प्राथमिक सर्किट के कारण। किसके कारण, प्राथमिक। और जब हमने E1 रखा तो E1 जैसे P पर जॉकी को रखते हैं E1 के द्वारा, है ना, जो भी है, या जॉकी को रखते हैं, तो तुरंत इसमें भी धारा क्या हो जाती है, मतलब शून्य, यानी विक्षेप शून्य हो जाता है। और इस स्थिति में इसका मतलब ये है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी E1 और यहाँ P का जो विभव है ये दोनों आपस में सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि अतः E1 बराबर लंबाई हम मान लेंगे कि जो हमने रीडिंग ली है वो L1। रीडिंग क्या ली है, L1। मैंने यहाँ पे बेटा मैप वो लकड़ी के एक तख्ते पर कसा होता है, तो उसमें देख लेते हैं, रीडिंग L1 है, ठीक है ना। जब L1 है और विभव पतन फाई मान लो, विभव पतन क्या है, फाई, प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन फाई है, तो L1 लंबाई का, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि इसमें प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध मैं लिखे दे रहा हूं, सिंपल रहेगा, प्रतिरोध फाई, है ना, फाई, तो L1 फाई मान लिया। क्लियर है ना। अब देखो, जब हम यहां से केवल K2 को हटाएंगे और फिर से हम क्या करेंगे बेटा, K3 को जोड़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः द्वितीयक परिपथ में कौन सी लगाने पर बेटा, K3 लगाने पर, जैसे K3 लगाएंगे फिर से हम जॉकी को उठा के रखेंगे और मान लेंगे पॉइंट Q पर विक्षेप शून्य आया है, जिसकी लंबाई हमने रीडिंग ली तो L2 आई है। तो हम लिख सकते हैं Q पर विक्षेप क्या है बेटा, शून्य, विक्षेप
शून्य है। तो जब Q पर विक्षेप शून्य है, इसका मतलब ये है कि जो E2 बराबर होगा, E2 बराबर वो होगा Q पर विभव, Q पर विभव। अब इसकी लंबाई हमने ली है L2, लंबाई क्या मानी है L2, यहां से जो रीडिंग निकाली है वो L2 निकाली है, तो E2 बराबर L2 और प्रति एकांक लंबाई बेटा 5, तो ये हो जाएगा L2 5। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। क्लियर है ना? तो समीकरण फर्स्ट एक सेकंड चेक कर लेता हूं। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, समीकरण फर्स्ट डिवाइड कर देंगे समीकरण सेकंड से, इसके आगे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, E1 बटे E2 बराबर, E1 क्या है बेटा L1 5 बटे L2 5। क्लियर है ना? तो 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। तो ये अगर कंडीशन आपको पता है तो आप विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। अगर L1 ज्यादा है तो E1 ज्यादा होगा और अगर L2 ज्यादा है तो E2 ज्यादा होगा। क्लियर है ना? मतलब यहाँ पर विक्षेप देख लेंगे और मान लो L1 हो गया 10 और L2 हो गया 12। अब देखो L2 12 है तो E2 ज्यादा होगा, अगर L1 कहीं 15 होता तो कौन ज्यादा होगा बेटा, E1 ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन से यानी इस स्थिति से हम विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए इसको। क्या है कि सबसे पहले अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसमें 10 मीटर लंबा तार होता है जो कि एक लकड़ी के फ्रेम पे कसा होता है और यहाँ पर एक स्केल लगी होती है जिस पर हम रीडिंग लेते हैं बेटा। इसमें दो सर्किट होते हैं, एक प्राथमिक सर्किट होता है, एक द्वितीयक सर्किट होता है। प्राथमिक सर्किट हमेशा लगा रहता है, इसको हम बदलते नहीं है। और प्राथमिक सर्किट में K1 कुंजी लगी होती है और यहाँ पर धारा नियंत्रक यानी RH लगा होता है जिसके अनुसार हम धारा को परिवर्तित कर सकते हैं। क्या है उसके बाद, जैसे मान लो हम पहला सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक द्वितीयक सर्किट बनाएंगे और द्वितीयक सर्किट में दोनों सेलों को जोड़ देंगे जिनके विद्युत वाहक बलों की हमको क्या करना है बेटा, तुलना करना है। तो E1 और E2। फिर इसके बाद क्या है कि जब हम E1 प्रयोग में लेंगे तो K2 कुंजी लगाएंगे और जब हम E2 प्रयोग में लेंगे तो K3 कुंजी लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि जब K2 कुंजी लगाएंगे तो जॉकी को जब रखेंगे तो बिंदु P पर जब हमने इसको रखा तो विक्षेप शून्य हुआ, और विक्षेप शून्य होने का मतलब है कि ना तो इधर से धारा कुछ जा रही है और ना तो उधर से कुछ धारा आ रही है। इसका तात्पर्य यह है कि P पर जो विभव है वो E1 के विभव के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कह दें प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध फाई है तो E1 बराबर होगा L1, रीडिंग लेंगे बेटा L1 आ गया और फाई। इसी प्रकार जब K2 को हटाकर K3 लगाएंगे तो फिर से हम जॉकी को रखेंगे और Q पर मान लेते हैं कि जब हमने रखा तो विक्षेप शून्य आया और K2 की जो लंबाई जो रीडिंग ली वो हमने L2 ली। तो इसका मतलब है जो E2 का विभव है वो जो E2 है वो Q के विभव के बराबर है। तो E2 बराबर हो गया L2 5। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड भाग करके देख लिए तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिली, समीकरण मिली E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2। इसका मतलब है L1 ज्यादा होगा तो E1 ज्यादा होगा और L2 ज्यादा होगा तो E2 ज्यादा होगा। अगर L1 कम होगा तो E1 भी कम हो जाएगा, E2 ज्यादा होगा जाएगा। मतलब ये आपको याद रखना कि जो ज्यादा हो, L1 ज्यादा तो E1 ज्यादा, अगर L2 ज्यादा तो E2 ज्यादा। क्लियर है ना? तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो। ठीक है ना? कोई समस्या? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। कौन सा बेटा? ये सेल, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया पहले कि प्राथमिक परिपथ आपका फिक्स रहेगा, प्राथमिक परिपथ से हमें कुछ नहीं करना है और द्वितीयक परिपथ को बदल देना है। अब क्या करेंगे कि जिस सेल का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उस सेल को ले लेंगे और उस सेल को एक धारा मापी और उसके साथ हम जॉकी को जोड़ देंगे। क्लियर बात है ना? जॉकी पेन के आकार की रचना होती है। क्या करेंगे ना बेटा कि यहाँ पर
इसको सबसे पहले इसके साथ एक ज्ञात प्रतिरोध भी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बेटा? ज्ञात प्रतिरोध R, जिसका रेजिस्टेंस आपको ज्ञात है। क्लियर है ना? कोई समस्या? या कह सकते हैं प्रतिरोध बाक्स जोड़ सकते हैं। क्या कहेंगे कि यहां पर एक हम प्रतिरोध बाक्स प्रयोग में लेंगे, प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स यहां पर जोड़ देंगे। क्या है कि यहां पर हमें इस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है और यहां पर एक की लगाएंगे, यहां पर एक की लगा देंगे K2। क्लियर बात है ना? अब क्या है कि जब देखेंगे कि अब इसमें देखिए, अगर हम K2 नहीं लगाएंगे तो इसमें तुझसे तो कोई विभव निकलेगा नहीं। इसका मतलब ये इस परिपथ का कोई मतलब नहीं है। K2 को जब ना लगाएं, K2 लगा देंगे तो ये परिपथ सक्रिय हो जाएगा, लेकिन अगर K2 ना लगाएं तो प्राथमिक पहले केवल लगा दूं तो इसमें विभव उत्पन्न हो जाएगा, और इसमें विभव जो उत्पन्न होगा वो किसके कारण होगा बेटा? प्राथमिक सर्किट के कारण। क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे कि जॉकी को हम इस पर ऐसे उठा के रखेंगे और एक पॉइंट मान लेंगे कि एक पॉइंट हमको मिल गया B, जहां पर विक्षेप क्या है? शून्य है। तो यहां पर क्या है ना बेटा कि यहां पर जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस आप लगाए हैं इसकी कोई बात ही नहीं, अभी तो सिर्फ ये सेल प्रयोग में आ रहा है। उस कंडीशन में यहां पर विक्षेप शून्य हुआ है, तो हम कहां पे विक्षेप शून्य हुआ बेटा? B पर। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य प्रतिरोध को प्रयोग में ना लेने पर, बाह्य प्रतिरोध को प्रयोग में ना लेने पर बिंदु कहां पर? बिंदु B पर विक्षेप क्या हुआ है बेटा? शून्य हुआ है, शून्य हुआ है। क्लियर बात है ना? अब देखो, तो जब इसको हम प्रयोग में नहीं लिए तो बेटा यहां पर विद्युत वाहक बल हम मान लेंगे E। क्या है? E। तो अब देखो E बराबर होगा, और मान लेते हैं यहां की लंबाई हमने L1 ले ली और मैंने अभी कहा प्रति एकांक लंबाई, तो ये हो गया फाई, इक्वेशन हो गई फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर की लगाएंगे K2, जैसे K2 लगाएंगे और फिर से अब आपका जो ये R है ये सक्रिय हो गया, सक्रिय परिपथ हो गया, मतलब इसमें से भी धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हम जॉकी को रखते हैं तो यहां पर एक पॉइंट आपको मिल गया C, जहां पर विक्षेप शून्य हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि R बाह्य प्रतिरोध R प्रयोग में हो तो V बराबर, अब यहां पे बेटा विद्युत वाहक बल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बाह्य प्रतिरोध लगा दिए, तो यहां पर V बराबर, यानी टर्मिनल वोल्टता के बारे में बात करेंगे तो V बराबर L2 फाई। क्यों? क्योंकि अब यहां पे जो लंबाई है, तो यहां पर बाह्य प्रतिरोध R प्रयोग में लेने पर C पर विभव क्या होता है? शून्य होता है। विभव शून्य होता है। क्लियर बात है ना? अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय समीकरण सेकेंड, तो E अपान V बराबर L1 फाई अपान L2 फाई, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो E अपान V बराबर हो जाएगा L1 बाई L2। क्लियर बात है? ये समझ में आ गया? तो समझ लीजिए सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है ना बेटा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आ गया? कोई समस्या? चलिए अब इसके बारे में हम बात कर लें थोड़ी सी और। ठीक है ना बेटा? अब जहां आंतरिक प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का एक फार्मूला होता है। देखो
स्मॉल आर बराबर ये आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर ई अपान वी माइनस 1। क्लियर है ना? अब देखो यहां पर जहां पर ई अपान वी आया है वहां पे हम वैल्यू रख सकते हैं L1 अपान L2। क्लियर बात है ना? तो फाइनली जो फार्मूला निकल के आएगा मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, R बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट L1 अपान L2 माइनस 1। देखो ये आपका फार्मूला हो गया। क्लियर बात है ना? अब देखो R आपको याद करना है, ये कैपिटल आर आप जो लगाएंगे प्रतिरोध बाक्स होगा तो जान लेंगे, और L1 अपान L2 रीडिंग्स है पहले और बाद। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हम सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं और किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।